हेलो एंड वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर्स टेक। आज हम लोग जानेंगे बेसिक नॉलेज फॉर सिविल साइट इंजीनियर्स, जिसमें हम लोग 100 से ज़्यादा बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आप सिविल साइट इंजीनियर हैं या बनने का सोच रहे हैं या आप नौकरी कर रहे हैं पहले से, तो आपको ये चीज़ बहुत ही बेसिक चीज़ है। ये सारे आपको ज़रूर आना चाहिए साइट पर, तभी आप बेटर परफॉर्म कर पाएंगे और रिज़ल्ट दे पाएंगे और क्वालिटी को कंट्रोल कर पाएंगे। उसके लिए शुरू करने से पहले आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहला है मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब, जो होता है 4 इंच या 100 mm होना चाहिए। 4 इंच या 100 mm से कम नहीं होना चाहिए। मिनिमम डायामीटर ऑफ स्टील इन स्लैब जो होता है वो 8 mm होना चाहिए। 8 mm से आप कम का स्टील नहीं डाल सकते हैं, नहीं तो आपका फेलियर का चांसेस होता है, आपका मजबूती नहीं मिलेगा। मैक्सिमम डायामीटर ऑफ स्टील इन स्लैब जो होता है स्लैब के थिकनेस का 1/8वां भाग होता है। यानी अगर आपका स्लैब जो है 100 mm का है तो उसको 8 से भाग कर दे तो 16×6 = 16 पॉइंट समथिंग, यानी 16 mm का सरिया आपका कम से कम लगेगा, मैक्सिमम लगेगा। और क्रैंक बार जो होता है उसका लेंथ अगर आप निकालना चाहें तो 0.42D होना चाहिए। यानी 42D जो होता है डायमीटर ऑफ स्टील होता है जिसका आप क्रैंक तोड़ रहे हैं। क्रैंक हो जाए ऐसे आके, क्रैंक जो होता है वो आपका ऐसे आके ऐसे ऐसे जाता है, तो इसका जो लेंथ होता है वो आपका 0.42D होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक। पैरापिट वॉल का हाइट जो होता है वो 1 मीटर के इक्वल होना चाहिए। लिंटल थिकनेस जो होता है आपका 150 mm या 6 इंची का होना चाहिए। 16 इंची गलत लिख दिया मैंने, 6 इंची का होना चाहिए 150 mm। लिंटल हाइट जो होता है वो आपका बॉटम से यानी फ्लोर लेवल से 2.4 मीटर होना चाहिए। डीपीसी का मिनिमम थिकनेस जो होता है 75 mm या 2 इंची या 3 इंची होना ही चाहिए। डीपीसी होता है डैम प्रूफ कोर्स। अगर आप का घर बना रहे हैं तो देखिएगा कि आपको एक टाई बीम पड़ता है, उसके बाद पतला सा आप उसको कुर्सी भी बोला जाता है वो डाला जाता है, उसको बोलते हैं डैम प्रूफ कोर्स। हाइट ऑफ ईच फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग जो होता है 3.15 मीटर या 10 फीट होना चाहिए कम से कम। आपका हर बिल्डिंग का जो हर एक फ्लोर होता है उसका हाइट। मिनिमम डायमीटर ऑफ बार फॉर डॉवेल बार्स। डॉवेल बार्स जो होता है वो अगर आप छत बना रहे हैं, छत ढलाई कर रहे हैं, तो अगर आपको फ्यूचर में आपका छत को एक्सटेंड करना है तो आप कुछ सरिया छोड़ देते हैं निकाल के 2 फीट 2.5 फीट का, तो वो उसका जो सरिया जो निकला हुआ रहता है उसका जो मिनिमम डायमीटर होना चाहिए वो 12 mm का होना चाहिए। मैक्सिमम डायमीटर ऑफ बार मिनिमम डायमीटर ऑफ बार फॉर कॉलम। कॉलम के लिए जो आप सरिया लगाते हैं उसका जो मिनिमम डायमीटर होना चाहिए वो 12 mm होना चाहिए। मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील इन कॉलम इज इक्वल टू 0.8% ऑफ ग्रॉस एरिया। ग्रॉस एरिया यानी टोटल एरिया जो होता है कॉलम का। अगर आप 12/9 इंच का कॉलम ले रहे हैं उसका टोटल एरिया का 0.8% आपका स्टील होना चाहिए उसमें। और मैक्सिमम परसेंटेज जो होता है 6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए कॉलम में। वही बताया मैंने, मिनिमम थिकनेस डीपीसी का जो 50 mm होता है। स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ स्टील बार इक्वल टू 12 मीटर या 40 फीट। आप स्टील जो खरीदते हैं सरिया, उसका जो बैंड रहता है वो टोटल अगर खोलें तो वो 12 मीटर होता है या 40 फीट बोला जा सकता है। वो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से इसमें सुविधा हो उसके लिए इसका ये लेंथ रखा गया है। मैक्सिमम हाइट ऑफ विंडो 2.1 मीटर। विंडो जो छोड़ते हैं आप तो उसका मैक्सिमम हाइट जो होना चाहिए वो आपका 2.1 मीटर यानी 7 फीट कम से कम होना चाहिए। मैक्सिमम यानी ओपनिंग जो होता है खिड़की का वो 7 फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नीचे से आप 3 फीट छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे, उसको सिल हाइट बोला जाता है। उसके बाद जो है आपका 7 फीट का होना चाहिए। मैक्सिमम हुक लेंथ इन स्टीरअप्स। स्टीरअप्स या रिंग जो बोलते हैं, रिंग जो होता है 75 mm होना चाहिए या 9D जो होता है डायमीटर ऑफ स्टील। तो अगर आप 8 mm सरिया का अगर आप ये बना रहे हैं, रिंग बना रहे हैं, तो उसका जो मिनिमम हुक लेंथ होगा, हुक लेंथ वो 75 mm होना चाहिए या 9D। इसका बनाना है तो 9×8 = 72, 75 mm होना चाहिए। कवर फॉर फुटिंग 75 mm एट बॉटम और 50 mm साइड। तो फुटिंग जो आप रख रहे हैं उसका जो कवर होना चाहिए वो नीचे से 3 इंची और साइड से 2 इंची होना चाहिए। कॉलम के लिए जो कवर रखना है वो आपको 40 mm रखना है। बीम के लिए 25 से 40 mm रखना है।
वो 25 mm और 40 mm वेरिएशन इसीलिए है ताकि आपका जो लोड होता है, कभी कभी लोड की वजह से इसका वेरिएशन होता है, कैसा लोड आ रहा है, सीवियर लोड आ रहा है, माइल्ड लोड आ रहा है या लो लोड आ रहा है, उसकी वजह से ये कवर चेंज होते रहता है। स्लैब में जो कवर देना है वो 25 mm या 1 इंची। लैपिंग जो होता है टेंशन मेंबर में 50D से 60D तक होना चाहिए। टेंशन मेंबर होता है कि जिसमें आपका खिंचाव आता है, जैसे बीम का बॉटम पार्ट टेंशन होता है तो उसमें जो आप लैपिंग डालेंगे दो सरिया का, वो 50D या 60D के बीच में होना चाहिए। और कंप्रेशन मेंबर में मिनिमम लैपिंग जो होता है वो 24D से कम नहीं होना चाहिए। और इसमें भी हम लोग अगर कॉलम जैसे हुआ तो इसमें भी हम लोग 50D के अनुसार से ही डालते हैं। सर्कुलर मेंबर का तो वॉल्यूम आप जानते हैं, पायर स्क्वायर एच। रेक्टेंगुलर मेंबर जो भी हो उसका LBH। और अगर फुटिंग जो है ट्रेपेजॉइडल है इस टाइप का कि ऐसे नीचे में है, उसके बाद ऐसे जाता है, सॉरी ऐसे 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 फिर ऐसे, ये जो होता है तिरछा हल्का, तो ये ऐसा फुटिंग जो होता है उसका अगर वॉल्यूम निकालें तो नीचे में एक एरिया होता है, एक एरिया ऊपर में होता है। तो इस दोनों को जोड़ दें 1/3 ऑफ A1 + A2 प्लस अंडर रूट ऑफ A1 × A2 डिवाइडेड बाई H। यानी दोनों कॉलम का जो हाइट होता है, सॉरी फुटिंग का जो हाइट होता है उसका हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब मिनिमम नंबर ऑफ बार इन सर्कुलर कॉलम, अगर जो आप कॉलम सर्कुलर बनाते हैं, गोल से कॉलम बनाते हैं, उसमें कम से कम आपको 6 सरिया डालना होगा। और मिनिमम फॉर रेक्टेंगुलर कॉलम 4, क्योंकि 4 कोने होते तो चारों कोना पे एक एक सरिया आपको चाहिए ही चाहिए कम से कम। स्टील का अगर वेट निकालना है स्टील सरिया का तो D² / 162.2 kg/मीटर। तो इसमें देखेंगे कि आपका D जो है वो डायमीटर है और 162 से डिवाइड करना होता है D को स्क्वायर करके, तो आपको kg में आ जाएगा। यही अगर स्टील आप फुट में निकालना चाहते हैं तो D² / 533 kg/फुट। तो ये कुछ यूनिट वेट डाला है मैंने हर एक लेंथ का। 32 mm का अगर 1 मीटर है तो आपका वो जो वेट हो जाएगा 6.313 किलो आएगा। 25 mm का 3.853 किलो आ जाएगा। 20 mm का 2.47 kg आ जाएगा आपका 1 मीटर का। 16 mm का 1.58 किलो आ जाएगा। 12 mm का 4.89 किलो आ जाएगा, सॉरी 0.89 आ जाएगा, यहाँ 0 होना चाहिए, 0.89 आना चाहिए। 10 mm का जो है वो आपका 0.62 kg आएगा। 8 mm का 0.39 kg आ जाएगा और 6 mm का 0.22 किलो आ जाएगा 1 मीटर का। स्टैंडर्ड स्लोप जो होता है स्टेयर केस का, आप सीढ़ी बनाते हैं, सीढ़ी जो बनाते हैं आप उसमें अगर ऐसे है तो आपका ये जो स्लोप आना चाहिए वो 25 डिग्री से आपका 40 डिग्री के बीच में होना चाहिए। ये इससे ज़्यादा कर देंगे तो स्टीप हो जाएगा ज़्यादा, इससे कम कर देंगे तो आपका बहुत ही ज़्यादा स्टेप्स लग जाएंगे और बहुत लंबा जगह लेगा। इसकी वजह से आपको मिनिमम स्टैंडर्ड स्लोप जो होता है 25 डिग्री और मैक्सिमम 40 डिग्री रहना चाहिए। राइज़र होता है कि आपका सीढ़ी जैसे बनता है ऐसे, तो ये खरा जो होता है राइज माने उठना, उठा हुआ भाग जो है तो 1.5 mm से 200 mm के बीच में रहना चाहिए। और ट्रेडर जो होता है जिस पे आप पैर रखते हैं उसको ट्रेडर बोलते हैं, वो 1 फीट से कम नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 1 फीट होना चाहिए। 250 mm से 1 फीट होना चाहिए आपका घर के लिए। और मिनिमम डायमीटर ऑफ बार फॉर चेयर, चेयर आप अगर किसी फुटिंग में आप देखते हैं कि डबल जाल लग रहा है तो बीच में चेयर प्रोवाइड किया जाता है, तो उसका जो चेयर डालना है तो वो 12 mm का सरिया कम से कम लगेगा। और कंक्रीट अगर आप मिक्सिंग कर रहे हैं मशीन में तो आपको कम से कम मिक्सिंग जो है वो 2 से 3 मिनट तक होना चाहिए। अब बात कर लें हम लोग ग्रेड ऑफ कंक्रीट। तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट में M5 का हो जाता है 1510, M7.5 का 148, M10 का 136, M15 का 124, वो M20 का 1.53, M25 का 1.2 और M30 और M40 जो होता है ये डिज़ाइन मिक्स हैं। और इस दोनों में M25 जैसे हो गया तो इसमें M स्टैंड्स फॉर मिक्स और न्यूमेरिकल वैल्यू जो होता है उसको बोला जाता है कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। कॉम्प्रिहेंसिव लिख दिया मैंने, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होता है ऑफ कंक्रीट। अच्छा, इसको याद करने का तरीका एक बहुत ही अच्छा तरीका है, ट्रिक। ग्रेड ऑफ कंक्रीट को याद करने का बहुत ही एक अच्छा तरीका है जिसमें है आप M5 इससे शुरू करते हैं
तो आप सबसे पहले सब में एक 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 लिख दें, ठीक है। उसके बाद अगर M25 1 2 3 4 5 6 2 3 5 एक और बीच में, ठीक है। तो आप इस2 डालें, सबसे नीचे आप फिर से एक बार एक लिख दें, इसमें इसका डेर लिख दें 1.5, और उसके बाद एक एक करके बढ़ाते चलें 2 3 4 5। उसके बाद इधर जो है 10 कर दें, डबल कर दें, यहाँ फिर 8 कर दें, इसमें 6 कर दें, 4 कर दें, 3 कर दें, डबल हो जाएगा लास्ट वाला में। और इसमें 1 जो है सीमेंट है, 5 जो है सैंड है, और 10 जो है एग्रीगेट है, यानी गिट्टी। सीमेंट बालू और गिट्टी का रेशियो है, इसको ग्रेड ऑफ कंक्रीट बोला जाता है। तो कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होता है, जिसको FCK से डिनोट किया जाता है। ये स्ट्रेंथ ऐसा है जिसमें 5% से ज़्यादा, अगर आप टेस्ट कर रहे हैं कोई भी क्यूब को, उस ग्रेड का कंक्रीट लेके आप एक क्यूब मोल्ड बना रहे हैं, उसको अगर टेस्ट करते हैं तो कम से कम, अगर मान लीजिए आपने 100 मोल्ड लिया, तो उसमें आपको 95 मोल्ड जो है उसका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ एग्जैक्ट मिलना चाहिए, उससे ज़्यादा मिलना चाहिए, और उससे कम नहीं होना चाहिए। कम होगा तो कम से कम 5 से ज़्यादा आपको नहीं होना चाहिए, फेल नहीं होना चाहिए। टेंसाइल स्ट्रेंथ अगर कंक्रीट की बात करें तो 0.7, और FCK अगर M20 लें तो FCK आपका 20 आ जाएगा, तो 0.7 इंटू 20। अगर M25 लें तो 0.7 इंटू √25, तो आ जाएगा 5 इंटू 0.7, 0.35 न्यूटन पर mm²। तो बहुत कम होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ कंक्रीट का। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट है कि आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अगले वीडियो का इसी तरह से नोटिफिकेशन मिलता रहे, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। 1 ही सेकंड आपको लगेंगे, इसीलिए आप जल्दी से प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे हमारा भी फ़ायदा है और आपको भी नए नए वीडियोस मिलते रहेंगे। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, इसको EC बोला जाता है, इसको 5000 √FCK। FCK तो जानते ही हैं कि ये ग्रेड ऑफ कंक्रीट में कॉम्प्रेसिव कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होता है। मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर RCC जो है M20 होना चाहिए। PCC का मिनिमम ग्रेड M5 या M7.5 होता है। PCC यानी प्लेन सीमेंट कंक्रीट, RCC होता है रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, यानी ऐसा कंक्रीट जिसमें सरिया डाला गया है, तो उसका कम से कम ग्रेड जो होता है M20 से कम नहीं होना चाहिए। ऑर्डिनरी कंक्रीट जो होता है वो M10 से M20 तक होता है। स्टैंडर्ड कंक्रीट जो होता है M25 से M55 तक होता है। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट M60 से M80 तक होता है। और डिज़ाइन मिक्स जो बोला जाता है M30 और M40 को डिज़ाइन मिक्स बोला जाता है। अब बात करते हैं डेवलपमेंट लेंथ की। इसका जो फार्मूला जो बुक्स में दिया गया है 0.87 इंटू FY इंटू डाया डिवाइडेड बाई 4TBD। तो IS 456-2000 के अनुसार से, अगर लिमिट स्टेट मेथड की बात करें तो उसके अनुसार से डेवलपमेंट लेंथ जो होता है कंक्रीट मिक्स के ग्रेड पे डिपेंड करता है, स्टील के ग्रेड पे, और डायमीटर ऑफ स्टील के। FY जो होता है आपका ग्रेड ऑफ स्टील है। TBD जो है इसका बॉन्ड स्ट्रेस है। तो वो आपका फॉर्मूला मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, ये आपका फॉर्मूला है। इसमें बॉन्ड स्ट्रेस जो है लिमिट स्टेट मेथड में दिया गया है, और डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेस जो है आपको वर्किंग स्ट्रेस में दिया गया है। तो ये आप देख लें, TBD का ये सब वैल्यू दिया हुआ है। M20 M25 प्लेन बार इन टेंशन के लिए, डिफॉर्म बार इन टेंशन के लिए, ठीक है। ये फार्मूला आपका रहा। और अगर इतना झमेला नहीं चाहते हैं तो आप सीधे जो है इसको डेवलपमेंट लेंथ को 41 इंटू डायमीटर ऑफ बार लिख सकते हैं। अब बात करते हैं लैप लेंथ। तो लैप लेंथ जो होता है कॉम्प्रेशन मेंबर अगर है तो उसमें लैप लेंथ जो है आपका मिनिमम जो होता है 24D या LD के अनुसार होना चाहिए। जो मैंने पहले भी बताया था, कॉम्प्रेशन मेंबर में आपका 24D या LD होना चाहिए, यानी डेवलपमेंट लेंथ के इक्वल। लेंथ ऑफ टेंशन मेंबर, लैप लेंथ फॉर टेंशन मेंबर जो है फ्लेक्सुरल टेंशन में LD या और होना चाहिए यहाँ पे LD या 30D या जो भी ग्रेटर है। और डायरेक्ट टेंशन के लिए 2LD यानी डेवलपमेंट लेंथ के ट्वाइस और 30D जो भी बड़ा हो।
अगर M20 ग्रेड का अगर हम लैप लेंथ की बात करें तो आपको कॉलम में 45D के बराबर आपको लैप लेंथ चाहिए होगा, बीम में 60D के बराबर, स्लैब में 60D के बराबर चाहिए होगा। लैप स्प्लाइस क्या होता है, जब आप दो अलग अलग डायमीटर का सरिया यूज़ करते हैं, उसको लैपिंग करते हैं, तो उसको बोला जाता है लैप स्प्लाइस। तो लैप स्प्लाइस जो होता है कैलकुलेट किया जाता है, उसका लैप लेंथ जो कैलकुलेट किया जाता है स्मॉलर डायमीटर का जो बार होता है, अगर आप 12 mm और 16 mm का सरिया को आप लैप करवा रहे हैं तो आपको 12 mm के अनुसार से आपका लैप लेंथ कैलकुलेट करना होगा। और लैप स्प्लाइस जो होता है 36 mm डाया बार के ज़्यादा के लिए अवेलेबल नहीं होता है, नहीं अलाउड किया गया है। इस केस में आपको वेल्डिंग करना चाहिए। अगर वेल्डिंग फिजिबल नहीं है तो आप लैपिंग करिए, और लैपिंग करने के बाद आपको 6 mm सरिया का आपका स्पाइरल बनाना होगा, रिंग बनाना होगा उस पर। अब बात करते हैं यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। स्टील का जो यील्ड स्ट्रेंथ होता है FY से डिनोट किया जाता है। उसका जो माइल्ड स्टील है, माइल्ड स्टील का 250 न्यूटन पर mm² होता है। हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार्स जो होता है FE 450 होता है, FE 500 होता है और FE 550D होता है। तो इसका जो होता है 450 का 450 न्यूटन पर mm², जैसे 500 है तो 500 न्यूटन पर mm², 550D का 550 न्यूटन पर mm²। फुल फॉर्म की बात कर लें तो हम लोग TMT जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार्स। TMX होता है थर्मेक्स पोर्ड बार्स। SD मतलब सुपर डक्टाइल बार्स। HYSD मतलब हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार्स। CTD होता है कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म्ड बार्स। तो ये आप लोग बहुत ज़रूरी है आपको जानना, इसीलिए आप ये सब पहले जान लें और इसको कहीं ना कहीं आप नोट कर लें ताकि आपको अच्छे से याद रहे हर जगह। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप इसको नोट करके दीवार पे चिपका लें, आपको हमेशा सामने दिखेगा। तो अब बात कर लेते हैं कि 1 टन सरिया अगर हम यूज़ करते हैं तो उसमें कितना बाइंडिंग वायर लग जाएगा। तो आपको 10 किलो से 12 किलो तक बाइंडिंग वायर लग जाएगा। अगर आप कंक्रीट आप ऊंचा से फेंक रहे हैं, गिरा रहे हैं फुटिंग में या कॉलम में या स्लैब में ऊंचा से डाल रहे हैं, तो आपको 5 फीट या 1.5 मीटर से हाइट से ज़्यादा से नहीं गिराना चाहिए। उसके बाद आप ढलाई करने के बाद, कंक्रीटिंग करने के बाद अगर आप क्योरिंग कर रहे हैं, पानी पटा रहे हैं, तो वो आपका जो pH वैल्यू होना चाहिए वो लेस देन 6 नहीं होना चाहिए, यानी एसिडिक नहीं होना चाहिए। क्योरिंग टाइम फॉर OPC ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का अगर क्योरिंग टाइम बात करें तो 10 दिन होना चाहिए। कब? जब मौसम जो है ज़्यादा ठंडा और ड्राई, सूखा और कोल्ड वेदर हो। और 7 डेज़ नॉर्मल वेदर में आपका क्योरिंग पीरियड होता है, उसके बाद आप हटा सकते हैं। डीशटरिंग टाइम जो होता है वर्टिकल मेंबर के लिए, जैसे कॉलम हो गया, वॉल हो गया और बीम का साइड हो गया, वो 16 से 24 घंटा में आप शटरिंग खोल सकते हैं, या फॉर्म वर्क भी बोलते हैं। फॉर्म वर्क आप 24 से 16 घंटा के अंदर आप खोल सकते हैं। और शॉर्ट कॉलम का फेल होने का जो ज़्यादा चांसेस होता है वो क्रशिंग की वजह से होता है, यानी दबने की वजह से होता है। अगर आप लॉन्ग कॉलम फेल होता है तो बकलिंग यानी साइड में झुकने की वजह से होता है। और इंटरमीडिएट कॉलम का फेल होने का चांस दोनों की वजह से हो सकता है, क्रशिंग और बकलिंग के लिए। अब है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें जल्दी से, ताकि आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, और सब्सक्राइब भी कर दें। Name of the machine to test compressive strength is called Universal Testing Machine, UTM. Transverse reinforcement in column are called ties, जिसको रिंग भी बोलते हैं। और वही बीम की बात करें तो उसमें स्टीरअप्स कहा जाता है, उसको भी रिंग ही बोलते हैं हम लोग। फैक्टर ऑफ सेफ्टी FOS स्टील में 1.15 होता है, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कंक्रीट जो होता है 1.5 होता है। ये चीज़ें आपको तभी काम में आएंगी जब आप स्टील कैलकुलेशन कर रहे हैं और डिज़ाइन कर रहे हैं, तब आपको ये चीज़ काम में आती है। यंग मॉडुलस आपको होता है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। साइज ऑफ कंक्रीट टेस्ट का क्यूब जो होता है, कंक्रीट टेस्टिंग के लिए अगर आप क्यूब मोल्ड बना रहे हैं तो उसका साइज जो होना चाहिए 150 mm बाई 150 mm बाई 150 mm का होना चाहिए। और कंक्रीट टेस्टिंग के लिए क्यूब जो बनाते हैं आपको 3 लेयर में 50-50 mm के लेयर में 3 लेयर में आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद उसको कॉम्पैक्शन करना होगा। एक ही बार अगर आप पूरा भर देते तो कॉम्पैक्शन अच्छा नहीं आएगा, जिसकी वजह से आपका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। इसीलिए आपको 50-50 mm पे आपको कॉम्प्रेशन करके, कॉम्पैक्शन करके आपको डालना होगा। वाटर सीमेंट रेशियो की बात करें तो ये जो रेशियो है वाटर का वेट और सीमेंट का वेट का रेशियो है।
ये जो होता है 0.6 से लेके 0.6 तक, 0.4 से लेके 0.6 तक होना चाहिए। और जैसे जैसे आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ते जाता है वाटर सीमेंट रेशियो आपका घटते जाता है, यानी कम पानी की ज़रूरत होता है ज़्यादा ग्रेड ऑफ सीमेंट में। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ बैग ऑफ सीमेंट की बात करें तो 50 किलो होता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं 0.0347 क्यूबिक मीटर या 1.25 क्यूबिक फीट। ओपीसी और पीपीसी का फुल फॉर्म जो है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट और पोज़ोलाना पोर्टलैंड सीमेंट होता है। यूजेस ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट जो होता है वो कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है? डैम में किया जाता है, अबटमेंट में किया जाता है और रिटेनिंग वॉल का कंस्ट्रक्शन में किया जाता है। अच्छा, ग्रेड ऑफ ओपीसी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो दुकानों में बिकता है, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं ओपीसी, वो 33, 45, 43, 43 और 53 ग्रेड का होता है, जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इंडिकेट करता है, जिसका वैल्यू न्यूटन पर mm स्क्वायर में होता है। अगर हम बात करें तो अलग अलग स्ट्रेंथ की, तो 33 ग्रेड का 3 दिन का ग्रेड ये जो स्ट्रेंथ आता है वो 16 न्यूटन पर mm स्क्वायर रहता है, 7 का 22, 28 दिन में 33। इसी तरह से 43 और 53 का है 23, 33, 43, 27, 37, 53। ये 3 दिन, 7 दिन और 28 दिन का है। अगर इसको याद करने की बात है तो आपको याद रखना होगा 28 दिन का। 28 दिन को अगर आप आधा कर दें तो आपको 16, यानी 33 ग्रेड की अगर हम बात करें तो इसको 28 दिन में आपको 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर मिल जाएगा। अगर आपको 3 दिन का निकालना है तो इसी को आधा कर लें तो आपका 3 दिन का लगभग निकल जाएगा। और 7 दिन का निकालना है तो 2/3 से डिवाइड कर दें तो आपको 7 दिन का निकल जाएगा तीनों ग्रेड के लिए। तो स्टोरेज के लिए बात करें, अगर सीमेंट का किस जगह में स्टोर करना चाहिए, किस कंडीशन में स्टोर करना चाहिए, तो आपको स्टोर करना चाहिए एक ड्राई सूखा प्लेस पे जहाँ पे मॉइस्चर या केमिकल्स ना हो, और ग्राउंड से कम 200 mm की ऊंचाई पर रखना चाहिए, और दीवारों से, वॉल्स से आपको 300 mm की दूरी पे रखना चाहिए। और एक स्टैक में एक थक्का जो होता है एक जगह आपको 10 बैग से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, और आपको 3 महीने के अंदर जो है सीमेंट को यूज़ कर लेना चाहिए, नहीं तो आपका सीमेंट का जो स्ट्रेंथ होता है, क्वालिटी होता है, वो घट जाता है। वैसे अगर आप प्रॉपर स्टोर में रख रहे हैं अच्छे जगह से जहाँ कोई भी आपका मॉइस्चर कंटेंट या कुछ नहीं हो रहा है, तो उसमें आप 5-6 महीने यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको मैक्सिमम 3 महीने तक यूज़ कर लेना चाहिए। अच्छा, वाटर एब्जॉर्प्शन की बात करें तो ईंट में 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए वाटर एब्जॉर्प्शन। अगर आप 24 घंटे के लिए ईंट को पानी में भिगा के छोड़ते हैं तो अगर आप वेट करें तो आपका उसका वज़न जो है 20% से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। और AAC ब्लॉक का वज़न जो है 10% से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, AAC ब्लॉक होगा यहाँ। और स्टोन जो होता है पत्थर, तो उसका वज़न 5% से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। और फर्स्ट क्लास ब्रिक की बात करें तो उसका वज़न जो होता है 3.85 किलो होना चाहिए। साइज ऑफ ब्रिक जो होता है स्टैंडर्ड जो होता है वो 190 × 90 × 90 mm का होना चाहिए, लेकिन इतना होता नहीं है। मॉड्यूलर साइज ऑफ ब्रिक जो होता है 200 × 20 × 20 mm होना चाहिए। डेंसिटी ऑफ स्टील जो होता है 7850 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होना चाहिए। सीमेंट का 1440 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होना चाहिए। सैंड का 1100 से 1600 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होना चाहिए। डेंसिटी ऑफ ब्रिक की बात करें तो 1680 से 1920 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होना चाहिए। अब कन्वर्जन की बात कर लें, 1 फीट जो होता है 0.3048 मीटर के इक्वल होता है। 1 मीटर जो होता है आपका 3.28 फीट के इक्वल होता है। 1 यार्ड की बात करें तो वो 3 फीट के इक्वल होता है। अगर एरिया की बात कर रहे हैं तो 1 स्क्वायर मीटर जो होता है आपका 10.76 स्क्वायर फुट के इक्वल होता है, और 1 क्यूबिक मीटर जो होता है वो 35.28 क्यूबिक फीट के इक्वल होता है। अब हम लोग कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। तो ब्लीडिंग क्या होता है? ब्लीडिंग जो होता है कंक्रीट में वो सेपरेशन ऑफ वाटर, पानी जब ऊपर से निकलने लगे फ्रेशली प्लेस्ड, अगर आपने कंक्रीट को अभी अभी डाला है उसके बाद देखेंगे आप थोड़ा थोड़ा पानी निकल जाता है तो उसको ब्लीडिंग कहा जाता है। सेग्रीगेशन जो होता है, जब आपका गिट्टी कंक्रीट से निकल जाए वो उसको सेग्रीगेशन बोला जाता है, यानी व्हेन एग्रीगेट गेट्स सेपरेटेड फ्रॉम द कंक्रीट इज कॉल्ड सेग्रीगेशन। ये जो होता है आपका इम्प्रॉपर वाटर सीमेंट रेशियो की वजह से होता है। और ऑल्सो
ये अगर आप 1.5 मीटर की ज़्यादा ऊंचाई से आप इसको अगर गिरा रहे हैं तो भी आप सेग्रीगेशन को देख सकते हैं। रिटार्डर मतलब होता है कि ये एक ऐसा एडमिक्सचर है जो आपका सेटिंग जो होता है, सेटिंग टाइम और सेटिंग का जो प्रोसेस होता है कंक्रीट का, उसको कम कर देता है, धीरे कर देता है, स्लो कर देता है। और ये आपका वर्केबल टाइम को बढ़ा देता है, यानी आप लंबा देर तक उस कंक्रीट को रख सकते हैं प्लेस करने से पहले। और सेटिंग टाइम को इंक्रीज़ कर देता है। और शुगर और जिप्सम जो है ये रिटार्डर का काम करता है। अब बात कर लें एक्सेलरेटर का, तो एक्सेलरेटर मतलब जानता है कि एक्सेलरेटर ऐसा चीज़ होता है जो गति को बढ़ा देता है। तो CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड जो है एक्सेलरेटर कहलाता है। और ये एक ऐसा एडमिक्सचर है जो एक्सेलेरेट कर देता है या इंक्रीज़ कर देता है सेटिंग प्रोसेस को कंक्रीट का। अच्छा, डिफ्लेक्शन जो होता है टेम्पररी डिस्प्लेसमेंट होता है मेंबर में, और डिफॉर्मेशन जो होता है परमानेंट डिस्प्लेसमेंट होता है मेंबर में। लिस्ट काउंट की बात कर लें तो कॉम्पास में 30 मिनट्स का लिस्ट काउंट होता है, थियोडोलाइट में 20 सेकेंड का, डंपी लेवल में 5 mm का और ऑटो लेवल में 5 mm का। फुल फॉर्म ऑफ 1 BHK जो होता है 1 बेडरूम 1 हॉल एंड 1 किचन होता है। अगर आपके लिए क्वेश्चन डाल रहा हूँ मैं, ये क्वेश्चन आपको है कि कैसे आप साइट पे ब्रिक का क्वालिटी जांच करेंगे, या नहीं तो ब्रिक का कौन कौन सा टेस्ट होता है वो आप बताएं हमें कमेंट बॉक्स में। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो आप ये जो मैंने लास्ट क्वेश्चन दिया है उसका आंसर आप बताएं कमेंट सेक्शन में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, ताकि आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। धन्यवाद।